जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे आपस में लड़ रहे हैं, कोई अपने आप को रावण बता रहा है तो कोई दूसरे को रावण, कोई राम बता रहा है तो कोई दूसरे को रावण। हर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की ऐसी अपेक्षा होती है, ऐसी आकांक्षा होती है कि उसके नेता मुख्यमंत्री बने। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2029 में एकमात्र बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। तो ये सब अभी महाराष्ट्र को देखना बाकी है। एकनाथ शिंदे जी को कमजोर करके महाराष्ट्र में हिंदुत्व मजबूत नहीं हो सकता। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो नकली शिवसेना, उसको बीजेपी ने जन्म दिया है। अजित पवार जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको उप मुख्यमंत्री में नहीं मानता, क्योंकि वो संवैधानिक पद है नहीं। दूसरा दाढ़ी वाला, वो तो खुजाते बैठा है दाढ़ी अपनी, तो उसके हाथ में क्या है वही उसको पता नहीं चल रहा है। अगर हमने शिंदे साहब को कमजोर किया तो फिर से वो सरकारें आ जाएंगी जिनके रिजीम में साधुओं की हत्या होती थी। आप चिंता मत कीजिए, गठबंधन बहुत ही मजबूत है, महाराष्ट्र सरकार बहुत ही मजबूत है। तो मेरे सांसद तो वहां जाकर वंदे मातरम कहेंगे। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मेरे सांसदों को बाहर निकल कर दिखाएंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं 2 दिसंबर का। उसके बाद एक बहुत बड़ी टूट आपको एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पालिका का चुनाव प्रचार चल रहा है और ये प्रचार महायुति के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का एक बड़ा जरिया बन गया है। फडणवीस शिंदे पर आरोप लगा रहे हैं तो शिंदे फडणवीस पर अघोषित तरीके से आरोप लगा रहा है, लेकिन इसके बीच में विपक्ष जो है वो हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ये महायुति सरकार कब तक टिकेगी ये तो भगवान ही जाने। हमारे साथ में आनंद दुबे, प्रवक्ता उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के मौजूद हैं। आनंद जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, अभी दादा भुसे ने कहा कि अगले सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे बनेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी सीएम महाराष्ट्र में बने पिछले 1960 के बाद उसमें सबसे लोकप्रिय एकनाथ शिंदे थे। देखिए, ये सिर फुटवल कहा जाता है। ये आप बहुत पुरानी कहावत सुने होंगे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर आपने बबूल बोया है तो मीठा फल खाने नहीं मिलेगा, आपको कड़वा फल ही खाने मिलेगा। जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे आपस में लड़ रहे हैं, कोई अपने आप को रावण बता रहा है तो कोई दूसरे को रावण, कोई राम बता रहा है तो कोई दूसरे को रावण। तो ये जो लंका जला देंगे, और जिन नीलेश राणे ने जिस प्रकार सिंधुदुर्ग के जो मालवण के विधायक हैं जिन्होंने कैश पकड़े हैं करीबन 25 लाख रुपए, और जिस प्रकार वो बीजेपी को घेर रहे हैं, बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को घेर रही है। दादा भुसे कह रहे हैं कि 2000 आने वाले समय में हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो वहीं रविंद्र चौहान कह रहे हैं कि 2 दिसंबर तक हम बंधे हुए हैं बंधन में, उसके बाद कोई बंधन नहीं रहेगा। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2029 में एकमात्र बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। तो ये सब अभी महाराष्ट्र को देखना बाकी है, इनका पूरा विनाश अभी सबको देखना बाकी है। ये आपस में लड़ मरेंगे, ये आपस में ऐसा लड़ाई लड़ेंगे कि एक प्रतीक बन जाएंगे कि देखिए, अगर आपने गद्दारी की है, आपने कहीं अगर एक प्रकार से जहर बोया है तो आपको भी जहर पीना पड़ेगा। इसीलिए महाराष्ट्र में जिस प्रकार ये स्थानीय निकाय चुनाव में अगर ये हालत है, कल्पना करिए कि लोकसभा और विधानसभा में क्या हालत होंगे या महानगर पालिका में क्या हालत होंगे। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो नकली शिवसेना, उसको बीजेपी ने जन्म दिया है। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वो बड़ा बने, फले फूले, इसके लिए उसको मार डालेंगे, भ्रूण हत्या करेंगे। और एकनाथ शिंदे सोच रहे हैं कि अगर ये मेरी भ्रूण हत्या करेंगे तो मैं पहले इनके पीठ में छुरा भोग दूं। जब मैं उद्धव जी के पीठ में छुरा भोग सकता हूं तो वही छुरा लेके बीजेपी के पीठ में भोग देता हूं। एक दूसरे को छुरा भोकम भोकी चल रही है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरा नष्ट नाबूद हो जाएंगे। आने वाले समय में इनका नाम लेने वाला कोई महाराष्ट्र में नहीं बचेगा। जिस प्रकार इन्होंने अपना कुकृत्य किया है, जनता इनको उनका बदला। लाड़की बहन योजना को लेकर भी श्रेय लूटा जा रहा है। अब जैसे एकनाथ शिंदे ने एक प्रचार में कहा कि लाड़की बहन योजना क्योंकि 2024 में उन्होंने लाई और सरकार बनी तो ये योजना उनकी पैट योजना है, और फडणवीस जी कह रहे हैं कि ये योजना क्योंकि वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो लाड़की बहन वोट किसको दे? देखिए, लाड़की बहन योजना है वो हमारी लाड़की बहनों का है। उनको जो पैसा मिल रहा है वो सरकार का पैसा नहीं, वो जनता का पैसा है। जनता अपनी गाड़ी कमाई से जो टैक्स भरती है उसी पैसे से वो दिया जाता है। तो ये जो श्रेय लेने की बात है, कोई कहता है अजीत दादा पवार का है, कोई कहता है एकनाथ शिंदे का है, कोई कहता है देवेंद्र जी का है, ऐसे थोड़ी होता है। लाड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र सरकार का है, ना तो इसे कोई दे रहा है और ना तो इसे कोई बंद कर सकता है। ये जनता का पैसा है, जनता को मिल रहा है। हमारी लाड़की बहनों ने सब देख लिया है ना, लाड़की बहनें जान गई हैं कि ये हमको
आज पैसे देकर अपमानित कर रहे हैं तो क्या गारंटी आगे देंगे। इसके लिए लाडकी बहनों ने इन पर से अब विश्वास धीरे हटा लिया है। उनका विश्वास महाविकास आघाड़ी पर है, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर है, और वो जानती हैं कि जब कभी भी चुनाव होंगे या पासा पलटेगा या रोटी पलटेगी, महाराष्ट्र में रोटी पलटती है, जब कभी ऐसा अवसर आया कि महाविकास आघाड़ी ताकत में आई या उद्धव जी ताकत में आए तो लाडली बहनों को सही सम्मान मिलेगा, उनकी रकम भी बढ़ाई जाएगी और उनको मान सम्मान के साथ दिया जाएगा। एक मंत्री हैं संजय सिरसाट, 4,200 करोड़ 200 एकड़ की जमीन का एक घोटाले का आरोप रोहित पवार ने लगाया था। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी भी बिठा दी है। देखिए, ऐसी जांच कमेटियों में कुछ होता नहीं। आपने देखा होगा कि अभी पार्थ पवार के ऊपर एक घोटाले का आरोप लगा, वो जांच कमेटी बैठी, वो निर्दोष हो गए, बाकी सब दोषी हो गए। ऐसे ये सिरसाट जो हैं ये एकनाथ शिंदे के बहुत प्रिय हैं। देवेंद्र जी ने कोई कमेटी बिठाई होगी, हो सकता है निर्दोष हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि जानबूझकर उनको अंदर भी डाल दें, क्योंकि जिस प्रकार की नूरा कुश्ती चल रही है, जिस प्रकार से सिर्फ फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। अब इस सरकार में कहाँ तक कौन किसको पकड़ लेगा, कौन किसके नाक का सवाल बना देगा, कौन किसके साख का सवाल बना देगा, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। ये सिरसाट हो और चाहे शिंदे हो और चाहे ये बीजेपी के नेता हो, ये आपस में एक दूसरे का घोटाला निकाल रहे हैं। ये पूरी सरकार घोटालेबाज है। कल कोई किसी के घर में घुस के कैश पकड़ेगा तो कल कोई किसी के घर में घुस के कैश पकड़ेगा। तो ये सिरसाट वाला मामला, अब आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जा रहे हैं, वो किस तरफ रोटी पलटते हैं। क्या राजेंद्र सिरसाट जो हैं, संजय सिरसाट, वो क्या अंदर जाते हैं या उनकी पार्टी टूटती है? क्योंकि बहुत सारे उनके विधायक हम लोगों की पार्टी के भी संपर्क में हैं। वहाँ बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। लोग इंतजार कर रहे हैं 2 दिसंबर का। उसके बाद एक बहुत बड़ी टूट आपको एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में देखने को मिलेगी। देखिए, जिस दिन महायुति के तीनों पार्टियों के नेताओं ने यह तय किया कि नगर परिषद और बाकी नगर निकायों के, स्थानीय निकायों के चुनाव हम आमने सामने लड़ेंगे, मिलकर नहीं लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर उसी दिन तय हो गया था कि इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हो सकती हैं। चुनाव जब आते हैं तो सभी अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं और अपनी अपनी पार्टी की बात, अपने अपने मुद्दे रखते समय वो सामने वाले पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सच है। ये नहीं होना चाहिए था। तीनों पार्टियों को आमने सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन एक निर्णय के तहत लड़ रहे हैं। आगे 2 तारीख के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। महायुति इंटैक्ट है, मजबूत है, आगे भी रहेगी। जिस तरह से हमने देखा, नीलेश राणे एक बीजेपी जो है नेता कार्यकर्ता के घर जाते हैं और पैसे के मामले का, वहाँ पे पैसा आया हुआ है चुनाव में बैठने के लिए, ये मुद्दा उठाते हैं और पूरे राज्य भर में बीजेपी पैसे पे चुनाव लड़ती है, पैसे पे चुनाव जीतती है। इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, जो अपने आप में जो है ये बयां करता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है यूटी में, खासतौर पर। अब सचमुच उस वीडियो में जो पैसा दिखाया जा रहा है वो पैसा किसका है, किस पार्टी का है, किस नेता का है, किस उद्देश्य से रखा गया है, इस पूरे प्रकरण की जांच आने वाले दिनों में जो आचार संहिता को लागू करने वाली एजेंसियां होती हैं वो करेंगी और उसके बाद निकल करके आएगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अभी से कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इतना याद रखना है कि जब हम गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन का एक धर्म होता है और उस धर्म का पालन और धर्म से जुड़े मर्यादा का पालन सभी को करना चाहिए। मुझे कहीं न कहीं दुख हो रहा है कि मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। शिंदे जो है एक बार फिर से सीएम बनेंगे, इस तरह की बात दादा भूसे ने की है, इस पर क्या कहेंगे? हर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की ऐसी अपेक्षा होती है, ऐसी आकांक्षा होती है कि उसके नेता मुख्यमंत्री बने, पुनः बने। तो एक दादा भूसे जी का यह बयान कोई अप्रत्याशित नहीं है। दादा भूसे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र में शिवसेना के, जो चाहते हैं कि शिंदे साहब पुनः मुख्यमंत्री बने। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, निश्चित तौर पर वो बीजेपी, शिवसेना और अजित दादा की पार्टी मिलकर ही तय करेगी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ याद करके बोलना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे जी को कमजोर करके महाराष्ट्र में हिंदुत्व मजबूत नहीं हो सकता। एकनाथ शिंदे जितना मजबूत होंगे महाराष्ट्र में हिंदुत्व उतना ही मजबूत होगा। जो लोग सरकार चला रहे हैं या जो लोग हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हैं उनको निश्चित तौर पर लड़ाई लड़नी चाहिए उद्धव ठाकरे से, राज ठाकरे से, शरद पवार से और कांग्रेस से। अगर हमने शिंदे साहब को कमजोर किया तो फिर से वो सरकारें आ जाएंगी जिनके रिजीम में साधुओं की हत्या होती थी।
एक मुद्दा काफ़ी इस वक्त चर्चा में है। संजय सिरसाट पर 42 एकड़ जमीन घोटाले का आरोप जो है रोहित पवार ने लगाया था, और चूंकि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है तो उसके पहले ही जांच कमेटी बैठा दी गई है संजय सिरसाट जो कैबिनेट मंत्री हैं, शिवसेना के नेता हैं, उनके खिलाफ। सार्वजनिक जीवन में नेताओं पे, मंत्रियों पे आरोप लगते रहते हैं, जब क्योंकि वो पब्लिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में उनका एक बहुत सारा काम रहता है, और ऐसे आरोपों के ऊपर बहुत ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, और अगर सरकार ने जांच का आदेश दिया है तो उसका स्वागत है, और जांच के बाद जब सब कुछ निकल के आएगा उसके बाद इसके बारे में कोई भी फैसला लिया जाएगा। एक श्रेय लेने का होड़ काफ़ी लाडली बहन योजना जो लाई गई उसको लेकर चल रही है। एकनाथ शिंदे जो आपके नेता हैं, उनका कहना है कि उन्होंने लाडली बहन योजना लाई इसलिए उन्हें वोट दिया जाए, जबकि बीजेपी कह रही है कि लाडली बहन योजना अगर बरकरार रखनी है तो बीजेपी को वोट दिया जाए। आमने सामने की लड़ाई लाडली बहन योजना का श्रेय जो है लेने का इस वक्त दोनों पार्टियां कर रही हैं, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता कर रहे हैं। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाडली बहन योजना का पूरा आइडिया जो था उसकी प्रेरणा मध्य प्रदेश की सरकार की योजना से ली गई थी, और शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बारे में, जब उस समय हमारे नेता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको इस पूरे कार्यक्रम और योजना के संदर्भ में एक ब्लूप्रिंट दिया था। लेकिन इस योजना को महाराष्ट्र में लाने वाले श्री एकनाथ शिंदे जी हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे उस समय। इसको लागू करवाने वाले भी शिंदे साहब ही हैं, और वो अनवरत जारी रहे इसका भी संकल्प आदरणीय शिंदे साहब ने लिया है। और आगे जाके श्रेय वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब सरकार 3 पार्टियां चलाती है तो तीनों पार्टियों का योगदान होता है। कोई अच्छा होता है तो तीनों पार्टियों का उसका लाभ मिलता है, कोई गलत होता है, कुछ नुकसान होता है तो तीनों पार्टियों का उसका नुकसान होता है। इसलिए सरकार की एक बेहतरीन योजना है लाडली बहन योजना, और इस योजना की वजह से लगभग 2.5 करोड़ हमारी जो माताएं बहनें हैं महाराष्ट्र की, वो लाभान्वित हो रही हैं। और इसके लिए वो जब आशीर्वाद देती हैं तो सबको आशीर्वाद देती हैं, शिवसेना हो या बीजेपी हो या एनसीपी हो। अजित पवार जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको उप मुख्यमंत्री में नहीं मानता, क्योंकि वो संवैधानिक पद है नहीं। अर्थमंत्री कहते हैं कि मेरे पास तिजोरी है, चंद्रकांत पाटिल कहते हैं कि तिजोरी वाला मालिक तो हमारे पास है, दूसरा दाढ़ी वाला वो तो खुजाते बैठा है दाढ़ी अपनी, तो उसके हाथ में क्या है वही उसको पता नहीं चल रहा है। पैसे की इतनी मस्ती आज तक महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं थी। तो ये सब खेल चल रहा है, और लोगों की जो व्यथा है वो समझने के लिए इनके पास समय नहीं है। प्रचार के लिए घूम रहे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे, सब घूम रहे, वोट मांगने के लिए घूम रहे, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है उनकी कुछ सुख तो है नहीं, दुख ही है, व्यथा है, उसके बारे में क्या है। मैं खुद जाकर आया, ये क्यों नहीं जा रहे? जैसे मैं जाकर किसानों में बैठा, इनमें से किसी की हिम्मत क्यों नहीं होती जाकर वहाँ बैठने की? आरोप भी वही करते हैं और खुद ही क्या जजमेंट भी वही देते हैं। फिर कोर्ट का काम क्या है? तो बीजेपी के प्रदेश में क्या कह रहे हैं कि 2 दिसंबर तक हमें युति कायम रखनी है, उसके बाद हम जवाब देंगे। क्या मतलब यूज एंड थ्रो? अभी वो थ्रो करेंगे तो कितने दूर तक जाएगा पता नहीं। संजय सिरसाट की उपयोगिता खत्म हो गई है, एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की उपयोगिता खत्म हो गई है बीजेपी के। अभी वो मैं तो अनुभव नहीं ले रहा हूँ, जिनके पास है उनको पूछो। लेकिन वो बातें बाद में। लेकिन आज जो मैंने 2 मुद्दे उठाए, एक तो बीजेपी का झूठा हिंदुत्व और झूठी देशभक्ति। जैसे मैंने कहा तपोवन की बात तो मैंने कही, लेकिन जो पार्लियामेंट की अधिसूचना आई है कि आप संसद भवन में वंदे मातरम नहीं कह सकते, ये कौन सी बात है? किसका दिमाग है इसके पीछे? और एक समय तो ऐसा था कि ये बीजेपी वाले तो चिल्ला कर कहते थे कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। तो मेरे सांसद तो वहां जाकर वंदे मातरम कहेंगे। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मेरे सांसदों को बाहर निकल कर दिखाइए, और अगर नहीं तो ये चीज जिसने की है वो कौन है उसको निकालो बाहर, भेजो ना उसको। उन्हीं की प्यारी भाषा कुछ होती है ना कि उनको भेजो पाकिस्तान ना। अभी फिर तो ये बीजेपी का दोहरापन है, और मराठी में तर बोलतात ना ढोंगीपणा है यांचं। इनका ना ये हिंदू है ना ये देशप्रेमी है। जनता तो गजनी नहीं हुई है ना, जनता सब देखती है, सब समझती है, उसके बाद अपना मैंडेट देती है। तो जनता ने कांग्रेस को उसकी जगह दिखाई है, अभी और बात करने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है जिस प्रकार से? महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है, आप निश्चिंत रहिए। महाराष्ट्र सरकार फिलहाल महाराष्ट्र वासियों के
उन्नति के तरफ ध्यान दे रहा है कि चुनाव जो 2 दिसंबर में को है वह यूटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव के लिए हम एक साथ मिलकर पूरी ताकत से आगे जा रहे हैं और उसके बाद भी हम इसी एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, आपको लग रहा है कि साथी दल जितने भी बीजेपी सम्मान कर रही है, साथी दल भी सम्मान करे गठबंधन धर्म का, इस तरह के जो आरोप लगा? आप चिंता मत कीजिए, गठबंधन बहुत ही मजबूत है, महाराष्ट्र सरकार बहुत ही मजबूत है और राष्ट्र में भी मोदी जी की सरकार बहुत ही मजबूत है। एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी संजय सिरसाट को सितंबर 2024 में सिडको का चेयरमैन नियुक्त किया गया था और जनवरी 2025 में उन्हें इस चेयरमैन पद से हटा दिया गया। ये जमीन का आवंटन भी सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में हुआ। विपक्ष ने आरोप भी उसी समय लगाए थे और जांच ऐसे समय में बिठाई जा रही है जब महाराष्ट्र का शीतकालीन अधिवेशन 8 दिसंबर से शुरू होना है और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जाहिर है ये जमीन आवंटन को लेकर की गई जांच भी इस पूरे शीतकालीन अधिवेशन में एक प्रमुख मुद्दे के रूप में छाई रहेगी। साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।